नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए विशेष तौर पर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले, जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क तौर पर जो है पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। पहला टॉपिक बिल्कुल कंटेक्चुअल है, डेटा बेस्ड है। आपका थर्ड पेपर का कोर टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का जो आंकड़ा है उसका पहला अग्रिम अनुमान अभी जो है ये मंत्रालय ने यहां पर निकाला है। तो इसको देखेंगे, बिल्कुल लिमिटेड डेटा अपने पास रखना है हमको, है ना। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर कोर टॉपिक है जीएस पेपर 2 का पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का और गवर्नेंस का। जो गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल जो 155 है वहां पर आप देखेंगे कि गवर्नर के ऑफिस की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब गवर्नर होता क्या है, तो सेंटर और स्टेट के बीच की एक कड़ी होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इनके रोल की, लेकिन इसका जो है दुरुपयोग देखा जाता है क्योंकि जो इनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। अगर आप आर्टिकल 56 पढ़ेंगे, आर्टिकल 57 पढ़ेंगे, उसके बाद जो इनकी कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं जैसे आर्टिकल 163, अब इनको जो है कुछ कार्य जो है अपने विवेक के अधीन करने की अनुमति दी गई है, डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए, जैसे आर्टिकल 200 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 201, ठीक है ना, आर्टिकल 356। जैसे किसी राज्य में अगर आप देखते हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता दिखाई देती है तो आर्टिकल 356 वहां पर लगाया जाता है, तो पूरा शासन किस केंद्रीकृत हो जाता है और सेंटर के हाथ में चला जाता है, तो वहां पर भी रोल राज्यपाल का आता है। अब नियुक्ति इनकी जो है वो एक तरीके से राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, लेकिन वो करती कौन है, सरकार ही करती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि एड और एडवाइस के बिना कोई भी काम राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक, तो जिस भूमिका के तहत ये आपका पद बनाया गया था उसका दुरुपयोग भी होता है, इसलिए हमेशा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये। कौन सा, गवर्नर ऑफ स्टेट, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के संदर्भ में हम पढ़ते हैं, इसको देखेंगे डिटेल में। पुराना टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है हमेशा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, तो कन्वर्जेंस पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का कोर पार्ट है। इसके बाद फिनटेक सेक्टर की बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो फाइनेंस कंपनीज है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो है एनहांसमेंट करके हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो उस सेक्टर की बात करेंगे। ये भी आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है और साइंटिफिक जो है रेफरेंस भी है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑन राइस, तो जो टूटे हुए चावल थे उनके निर्यात में जो है अभी बैन कर दिया गया था और ये भी आशंका थी और ये बिल्कुल सही भी कि हमारे यहाँ उत्पादन कम होगा चावल का, ठीक है। तो ये जो है, ये जो टूटा हुआ चावल होता है मेनली यूज होता है पोल्ट्री फार्म वगैरह में, तो उससे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या मीट वगैरह है तो वो प्रोडक्ट भी डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर इसमें कोई समस्या आती है तो इसका पूरा डोमिनो इफेक्ट देखा जाता है पूरे के पूरे उस मार्केट में, तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि क्यों बैन लगाया गया था। और बैन जब किसी भी चीज में लगाया जाता है या उसमें अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि घरेलू जो हमारी मांग है उसकी आपूर्ति जो है सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके के आयामों को क्रियान्वित करती है हमारी सरकार। अब यहां पर जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे, डेटा है ये आपका। तो पहला एडवांस एस्टिमेट आया 2022-23 की खरीफ क्रॉप के लिए, कौन निकालेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर। की पॉइंट क्या है
तो इसके अंतर्गत बताया गया कि जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है कंट्री में, इसका जो एस्टिमेशन है अभी 149.92 मिलियन टन है, जो अगर अपन प्रीवियस 5 इयर्स के एवरेज से देखें तो 6.98 मिलियन टन ज्यादा है। ठीक है, 16-17 से 20-21 का टेन्योर ले रहे हैं, है ना, हर जगह यही टेन्योर यूज करेंगे। इसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन खरीफ राइस का है, इसका जो आपका एस्टिमेशन है वो 104.99 मिलियन टन है, और ये भी आपका ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब प्रीवियसली जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था उससे 4.40 मिलियन टन ज्यादा है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है यहाँ पर, तो प्रोडक्शन ऑफ मेज की बात करें कंट्री में 2022-23 में, तो ये रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है इसका 23.10 मिलियन टन, और ये हायर है 3.21 मिलियन टन। ठीक है, जो एवरेज आपका मेज प्रोडक्शन था उससे। इसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ खरीफ न्यूट्री या कोर्स सीरियल्स की बात करें, मोटे अनाज की, तो इसमें भी वृद्धि देखी गई है। ये 36.56 मिलियन टन हो गया, जो एवरेज 5 साल के जो एस्टिमेशन से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जो है 2.92 मिलियन टन ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर डेटा है, ये खरीफ की ऑयल सीड प्रोडक्शन को लेके है। तो 2022-23 में इसका जो एस्टिमेशन किया गया है, जो एस्टिमेटेड डेटा है 23.57 मिलियन टन जो है इसका प्रोडक्शन होगा, जो लास्ट 5 इयर्स के एवरेज से, या एवरेज ऑयल सीड, जो एवरेज ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है उससे 1.74 मिलियन टन ज्यादा रहेगा। इसके बाद टोटल प्रोडक्शन शुगर केन की बात करें तो ये भी रिकॉर्ड स्तर पे हुआ है, 465.05 मिलियन टन है, और ये हायर है 91.59 मिलियन टन से। ठीक है ना, किसी चीज की अगर सप्लाई बहुत ज्यादा भी हो जाती थी, उसकी जो है मांग और पूर्ति का जो आपका साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके रेट में भी फर्क पड़ता है। ये इकोनॉमिक्स का कोर प्रिंसिपल है ना। अब ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। अब प्रोडक्शन ऑफ कॉटन की बात करें तो 34.19 मिलियन बेल्स, मतलब एक बेल का मतलब होता है 170 किलोग्राम ईच, है ना, तो इतना प्रोडक्शन हुआ है। अब प्रोडक्शन ऑफ जूट की बात करें तो ये 10.09 मिलियन बेल्स होगा, जो 180 किलोग्राम ईच होता है एक बेल में, है ना। तो ये एस्टिमेशन, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये भी बन जाता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की कौन सी, जायद की, तो ये चार्ट देख जाइएगा। सिंपल जरूर होता है, लेकिन सिंपल चीजों में भी गलतियां हो जाती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो सीधी बात है कि ये जो पद है ये क्यों बनाया गया था, ये सेंटर और स्टेट के बीच की एक कड़ी है। तो जो सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशंस है वो स्मूथली चलते रहे, है ना, इसलिए इस पद को बनाया गया था। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो केंद्र को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, सेंटर में कौन, राज्यपाल करता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ टाइमलाइन भी बताया जाएगा यहां पर, और कि किस तरीके से राज्यपाल की भूमिका में जो है वो बदलाव आया है। पहले जब एक दलीय सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, तो केवल कांग्रेस की ही सरकार होती थी सेंटर और स्टेट में भी, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। लेकिन जब डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रूलिंग पार्टीज आने लगी, तब राज्यपाल की भूमिका अपने आप महत्वपूर्ण हो गई। और 90 के बाद अगर आप देखेंगे तो 67 के बाद जो है अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग सरकारें आ गई, और 90 के बाद जो है गठबंधन की राजनीति चालू हो गई। तो राज्यपाल का पद अपने आप में और ज्यादा महत्वपूर्ण होता चला गया, उसके साथ विवाद भी जनित होते चले गए। अब आर्टिकल जो हमारा 155 है, वहां पर ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नर रिप्रेजेंट करता है सेंटर को स्टेट में, और स्टेट में जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटर को, और स्टेट की एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर सेंटर की एग्जीक्यूटिव की बात करें हम लोग, तो आर्टिकल 52 से लेके आप 78 के बीच में क्या देखते हैं, सेंटर की एग्जीक्यूटिव। उसमें सबसे पहले कौन है, प्रेसिडेंट, फिर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, फिर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर कौन है, अटॉर्नी जनरल है ना। ठीक है, और फिर 79 से आपका संसद वाला खेल चालू हो जाता है, संसद वाले प्रावधान चालू है। उसी तरीके से सेम स्टेट में अगर आप इनकी एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो आर्टिकल 153 से 167 है, पार्ट 6 है ये आपका। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, तो याद रखिएगा गवर्नर आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे, वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, और जैसे यहां पर आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है तो 11 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तो वहां पर 165 में एडवोकेट जनरल भी आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि एग्जीक्यूटिव की ये पार्ट है आपके। अब इनके लिए क्या निर्धारित किया गया है कि ये राज्य में न्यूट्रल, मतलब तटस्थता से काम करे, कोई पक्षपात पूर्ण काम ना करे, अनबायस्ड मैनर में काम करे, ट्रांसपेरेंट करे, और इम्पार्शियल होके काम करे, और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट है उसको प्रमोट करे, उसका प्रोत्साहन करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की। ठीक है, अब यहां पर हमारे संविधान में पहले प्रावधान था कि एक राज्य का एक ही राज्य, मतलब
डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट आपके गवर्नर्स होंगे। लेकिन जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया, तो उसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि जो भी गवर्नर हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी एक ही गवर्नर कोई हो सकता है। अब इसके बाद 47 से 67 के बीच मैंने पहले ही बताया कि एक दलीय सरकार भी बोला जाता है। नेहरू जी की सरकार थी, केवल कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी स्टेट में भी, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था वहां पर। लेकिन जैसे ही 1967 के बाद अलग अलग पार्टीज होते हैं, है ना, आती है राज्य और केंद्र में, तो राज्य और केंद्र में जब अलग अलग सरकारें आती तो राज्यपाल के पद की भूमिका जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है और कंट्रोवर्शियल हो जाता है इनकी डिस्क्रिशनरी पावर और आर्टिकल 163, जहां पर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के सुझाव के ये कोई कार्य कर सकते हैं। तो वहां पर ये बोला जाता था कि सेंटर अपनी मनमानी करती है, ऐसा समझिए। तो जहां पर इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बनाया गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाए, तो वहां पर सेंटर का जो है प्रभुत्व दिखाई देता है और सेंटर ज्यादा पावरफुल, तो राज्य बोलते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और ये तो सेंट्रलाइज्ड आप जो है रूल कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर ये बोला गया है कि आर्टिकल 163 में ये प्रावधान है कि भैया राज्यपाल जो भी काम करेगा राष्ट्रपति के तरह ही, यहां पर ये बोला गया है कि ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के संदर्भ में जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद बनाई जाएगी उसकी सलाह पर ही, उसके सुझाव पर ही काम करेगा। लेकिन जहां पर विवेकाधीन शक्तियां हैं, इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये बताया गया कि वहां पर जो है अपने विवेक के अधीन भी वो निर्णय ले सकते हैं और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रेज होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये बोला गया कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जैसे कोई विधेयक है, अब वो इंपॉर्टेंट है और वो उसको लगता है कि उसको जो है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ वो जो है आरक्षित रख सकता है, तो उसको रख सकता है आर्टिकल 201, आर्टिकल 200 में देखेंगे आप। आर्टिकल 356 अगर देखेंगे आपके किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाती, ब्रेकडाउन हो जाती, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए कि कहीं पर त्रिशंकु जो है बहुमत आया, किसी को स्पेशल जो है, किसी को भी जो है आपको एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिला किसी भी पार्टी को, तो वहां पर जब राज्यपाल ही तो नियुक्ति करता है किसकी, चीफ मिनिस्टर की, तो वहां पर भी जो उसका पद है वो विवादों में आ जाता है, कई बार आप देखते भी। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 155 हमने देख लिया, आर्टिकल 156 देख लिया, वहां पर बात है उनको हटाए जाने की भी बात है। आर्टिकल 157 और 163 देखेंगे तो विवेकाधीन शक्तियों का जो संदर्भ है वो वहां से निकल के आएगा, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 ही जो है योग्यताएं निर्धारित की गई हैं राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने के लिए। पहला कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, सेम एज प्रेसिडेंट। अब ये समझिए कि जितनी छोटी एग्जाम उसमें उतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना। स्टेनो में पता चला इतनी स्पीड का टंकड़ भी चाहिए, टाइपिंग स्पीड ये, और जितना बड़ा पद उसमें सिर्फ आप भारत के नागरिक हो और आपने 35 साल कंप्लीट कर लिया हो। केवल ये 2 ही प्रावधान इसमें है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बहुत सारी परंपराओं का पालन किया जाता है। ये जो व्यक्ति अपॉइंटमेंट जो इनकी होती है राज्यपाल के रूप में किसी भी व्यक्ति की, तो यूजुअली ये जो है स्टेट के बाहर रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो राज्य की घरेलू राजनीति है वो उससे कनेक्टेड ना रहे, है ना, तभी तो वो तटस्थ रूप से कार्य कर पाएंगे। इसलिए ये प्रावधान बनाया गया है ना, ताकि ये जो है न्यूट्रल और अपक्षपात पूर्ण तरीके से अपनी जो संवैधानिक जो कर्तव्य है उनका पालन कर सके। इसके बाद आप देखेंगे कि क्योंकि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, समन्वय करने की आवश्यकता होती है, इसलिए धीरे धीरे ये भी परंपरा विकसित हो गई कि जब आमतौर पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो जो भी कॉन्सर्न स्टेट संबंधित संदर्भित राज्य होता है उसके मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। अब इसके बाद यहां पर ये देखा गया कि कई बार इन परंपराओं का उल्लंघन भी किया जाता है। अब इनके निष्कासन की जो बात है, रिमूवल की जो बात है गवर्नर के, आर्टिकल 156 में। अब 156 में ये बताया गया है कि इनके जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 इयर्स का, लेकिन इनको अपने इनके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं, इनको अपने कार्यकाल के पूर्ण होने के पहले भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉलिटिसाइजेशन का मुद्दा है कि जब सरकारें बदलती हैं तो राज्यों के राज्यपाल भी बदल जाते हैं। विवाद का एक विषय ये है, हमको हर जगह ये देखना है कि विवाद कहां कहां पर। अब इसके बाद आप देखेंगे कि राज्यपाल इस्तीफा भी दे सकता है। किसको इस्तीफा देगा? राष्ट्रपति को देगा, अगर वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो, ठीक है। अब राज्यपाल के पद की अपनी इंपॉर्टेंस है भारत के संघवाद को और सशक्त करने में, है ना, और केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय विकसित करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ समय से देखा गया है कि राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण बढ़ा है और राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक लाभों का दोहन करने के लिए इनके पदों का दुरुपयोग भी करते हैं।
ठीक है ना, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि भैया इनके जो पद का राजनीतिकरण किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए, इनको जो है निष्पक्ष तरीके से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाए, इनके कार्यकाल की इनको संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, है ना। अब ये नहीं बोल सकते कि इनके लिए महाभियोग जैसा प्रावधान लाइए, यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट, लेकिन ऐसे पॉइंट नहीं लिखने, हमको लिखना है कि इनके हटाने की जो प्रक्रिया है उसको और कठिन बनाना चाहिए, और इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको एक कमेटी के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ताकि जो है न्यूट्रल मैनर में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सके, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति हो वो उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जिस राज्य में जिसको राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का वो मूल निवासी ना हो, ताकि वो अपनी जो भी संवैधानिक अनिवार्य भूमिकाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको जो है इनपार्शियल मैनर में, न्यूट्रल मैनर में परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि एक कमेटी के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होना चाहिए, केवल राष्ट्रपति ना करे। इसका मतलब तो ये है कि राष्ट्रपति अगर कर रहे तो केंद्र अपने आदमी को भेज रहा है वहां पर, तो एक कमेटी बना दीजिए जिसमें मल्टी मेंबर हो, उसमें पीएम हो, ठीक है ना, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, चीफ मिनिस्टर हो कंसर्न्ड स्टेट के, जिस स्टेट में नियुक्ति की जानी है, और इनके कंसेंसस से, इनकी जो आपसी सहमति से सुनिश्चित हो इनकी आपसी सहमति से उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा दी जानी चाहिए, और जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो शब्द का यूज आर्टिकल 156 में, तो उसको स्क्रैप किया जाना चाहिए। और यहां लास्ट में जो लिखा आप मत लिखिएगा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, आप ऐसा लिख सकते हैं कि महाभियोग जैसी कड़ी जो प्रक्रिया है उनको हटाने की, है ना, उसको जो है इंप्लीमेंट करके, उसको क्रियान्वित करके इनके जो आपके कार्यकाल है उसको सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है, कन्वर्जेंस पोर्टल बनाया गया है, मैंने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बीच में, तो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देख लेते हैं कि इसके द्वारा होगा क्या, है ना। तो ये जो आपका कन्वर्जेंस है, इसके लिए, इसके अंतर्गत जो स्कीम्स है, ठीक है ना, पीएमएफएमई और पीएमकेएसवाई अभी देख लेंगे हम लोग। तो जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदान करने के लिए, और भी जो एडिशनल बेनिफिट है जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन, जैसे लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट जो है कम रेट में उनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो है प्रदान करने के लिए, जो है सक्षम बनाने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अब आएगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है। तो ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर क्या है, स्कीम है ना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसको स्टार्ट किया गया 8 जुलाई 2020 को। इसके अंतर्गत जो लोन देने की या क्रेडिट देने की जो सुविधा है, मीडियम से लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की सुविधा दी जाती है वाइबल प्रोजेक्ट्स को जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं, जैसे फसल के उग जाने के बाद, मतलब फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना को सशक्त करने के लिए, और जो भी आपकी क्या है कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स हैं, है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए, वैसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए यहाँ पर क्रेडिट जो है उपलब्ध कराई जाती है सस्ती दरों पर, ठीक है। अब ये स्कीम जो इनिशियली रन की गई थी 10 इयर्स का, इसका टेन्योर डिसाइड किया गया था 2020 से 29 के लिए, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2032-33 तक के लिए, जुलाई 2021 में। इस बैंक के अंतर्गत जो, मतलब इस स्कीम के अंतर्गत जो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोन जब देते हैं तो उसमें जो ब्याज की दर होती है उसमें सबवेंशन देते हैं, मतलब छूट देते हैं 3% पर एनम। मान लीजिए नॉर्मल लोन 10% का मिल रहा है, तो इनको जो है 7% में मिल जाएगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का, तो सीधी बात है कि जो कृषि अवसंरचना है उसमें सुधार किया जाए, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत जो भी एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। इसके बाद जो आपका पीएमएफआई जो है आपकी, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, नाम से ही पता चल रहा है। इसको लॉन्च किया गया था 29 जून 2020 को, 5 सालों के लिए, 2020-21 से 24-25 के लिए। अब ये आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक उसका अवयव है, और इसके अंतर्गत जो वैयक्तिक तौर पे जो आपके माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, है ना, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए इस सेक्टर में, और ये सेक्टर मैक्सिमम आप देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है, तो इसके फॉर्मलाइजेशन के लिए भी इसको लाया गया। अब इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल सहायता दी जाती, टेक्निकल भी दी जाती, बिजनेस सपोर्ट भी दिया जाता है, ताकि जो भी आपकी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हैं कंट्री में उनको सशक्त किया जा सके। अब क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी है इसमें 35% दी जाती है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे 10 लाख
लाख रुपए का इसमें मैक्सिमम लिमिट है और इसमें 35% की सब्सिडी है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या जो आपका नॉर्मल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इस फील्ड में जिसको डेवलप करना है या उसका अपग्रेडेशन करना है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 3 करोड़ रुपए की है। ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड मतलब किसी अंश में राज्य और केंद्र वहां पर सहयोग कर रहे होंगे। इसका जो बजट का आउटले है 10,000 करोड़ का है। इसमें एक्सपेंडिचर की बात करें तो 60-40 का रेशियो जो है सेंटर और स्टेट जो है बियर करती है। 90:10 का रेशियो देखेंगे तो नदन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है मैप में, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, और जो आपका हिमालयन स्टेट्स है यहां पर 90:10 का क्या है, देखिए यहां पर 90:10 का रेशियो है। और यूटी के लिए यहां पर जो बात की गई है 60-40 जो है रेशियो यूटीज के साथ है, ठीक है, जहां पर लेजिस्लेचर है, जहां पर विधायिका है, लेकिन जो डायरेक्टली सेंटर के टोटल कंट्रोल में है, मतलब वहां कोई राज्य सरकार नहीं, विधायिका नहीं, जैसे दिल्ली पांडुचेरी को छोड़ दीजिए, बाकी यूटीज जो है वहां पर 100% फंडिंग होगी। ये ऑलमोस्ट सेम रहता है हमेशा ये प्रावधान। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो है आपके और सशक्त करने के लिए लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। तो इसके द्वारा जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका मॉडर्नाइजेशन करना है और ओवरऑल जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो पूरी सप्लाई चेन है उसका एनहांसमेंट करना है। और यहां पर जो सुविधा देना है वो फार्म से लेकर रिटेल आउटलेट तक जो है उनको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। अब यहां पर इसके द्वारा होगा क्या, तो देखिए फूड प्रोसेसिंग से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फूड वेस्टेज होता है, तो हम उस फूड वेस्टेज को बचा सकेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है और एनवायरमेंटल एंगल में भी देखेंगे तो बेनिफिशियरी है। तो ये एक उद्देश्य हो गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि लोगों को गुणवत्ता युक्त क्वालिटेटिव फूड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और तीसरी ये कि किसानों की आय जो 2 गुना करनी है हमको, तो रॉ फसल बेच के उतना पैसा नहीं मिलता है, जैसे टमाटर बेच के कितना पैसा मिल जाएगा, 2 रुपए 4 रुपए, किसानों को 50 पैसे 1 रुपए ही मिलता है, ठीक है। अब उसी का सॉस बना लेंगे तो वो 150 रुपए का बिकेगा और उसकी अगर आप ये देखें कि उसके खराब होने की जो दर है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि फसलें जल्दी जो है खराब हो जाती हैं, है ना। अब ये जो सॉस वगैरह वो 2-2 साल तक चलते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझिए। तो इससे फार्मर्स की इनकम भी डबल करने में हमको सहायता होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिनटेक सेक्टर, बिल्कुल सिंपल है। इसके अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस की बात करेंगे। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे डिजाइनिंग और प्रोविजनिंग के लिए, किसके, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। फाइनेंसिंग जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी ऐसी डिजाइनिंग और प्रोविजनिंग करना कि जिसमें नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, है ना। अब देखिए गूगल पे से आप बिल भी पे कर पा रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी कर पा रहे हैं, लोन भी ले पा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं वहां से। तो बेसिकली जो ये फिनटेक कंपनीज होती हैं इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जो बिजनेस होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, वो उस तरीके के बिजनेस होते हैं, है ना। तो ऐसे प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय इसमें शामिल होते हैं जिसमें आपस में फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनमें जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो उनके ऑपरेशंस को इनेबल करते हैं या वो कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे पेटीएम है ना, मोबीक्विक है आपका, पॉलिसी बाजार है आपका, फोन पे है ना, एग्जांपल आप लोग यूज करते होंगे। अब ये जो आपके इनके विकास के अगर मुख्य कारण देखें तो सबसे पहले कि आप देखेंगे लगातार स्मार्टफोन्स की जो यूज है वो लगातार बढ़ रहा है हमारे यहाँ, तीव्र गति से हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी लोगों की आदत बन गई है, युवा आबादी भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, प्रौद्योगिकी में भी प्रगति हो रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, हडूप एनालिसिस जो है आपका। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो यूपीआई वगैरह हम यूज कर रहे हैं, है ना, जो हमारे यहाँ सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है ना। एनपीसीआई भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब अगर वैश्विक स्तर पे देखें कि जो फिनटेक कंपनीज हैं जो इनकी ग्रोथ का जो एवरेज है दुनिया में वो 64% है और भारत में 87%, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। अब इसके बाद एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि इन लोगों ने किस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, तो सबसे पहले क्राउड फंडिंग का मतलब ये कि नेट में इंटरनेट आधारित एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई अगर निवेशक है, ठीक है, और कोई आदमी ऐसा है जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो कोई उद्यम लगाना चाह रहा है, तो जिसके पास पैसा है और जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास अपना आइडिया है, तो वो दोनों एक दूसरे से वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया और फाइनेंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कई निवेशकों से लोग वहां पर अपने लिए क्रेडिट जो है
वो जुटा पाएंगे, ऋण या इक्विटी जुटा पाएंगे, तो उसके लिए क्राउड फंडिंग है। दूसरा पीयर टू पीयर लेंडर्स, जैसे अमेजॉन से हम बाय कर रहे हैं तो डायरेक्ट वहां से, मतलब इसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी भी मिल रही है। अब वहां पर मीडिएटरी है कि कोई प्लेटफॉर्म, लेकिन वहां पर हम डायरेक्टली ले तो पा रहे हैं ना बिना कहीं गए। उसके बाद जैसे कोई आदमी लोन देना चाहता है और कोई लोन लेना चाहता है, उधार लेना चाहता है किसी, तो जो आपका उधार दाता है और उधार करता, उनको भी जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं पीयर टू पीयर। इसके बाद ई एग्रीगेटर्स की बात करेंगे, जैसे पॉलिसी बाजार। तो जैसे मान लीजिए कि आपको गोल्ड लोन लेना है, आप किस बैंक से लेना है, तो आप वहां पर जाके क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अकाउंट एग्रीगेटर, तो जैसे बजाज फाइनेंस देखेंगे तो वो आपसे अपना डेटा मांगेगा। अब डेटा ब्रीच की प्रॉब्लम होती, तो इसके लिए आरबीआई ने ये जो है रेगुलेशन बनाया है इंडिविजुअल्स के लिए, जो है सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए, है ना। जब भी वो डिजिटल एक्सेस करते हैं किसी भी सर्विस को, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो वो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, अकाउंट एग्रीगेट हो जाता है और वो डेटा सिर्फ उसी कंपनी के पास रहेगा, वो शेयर किसी के साथ तब तक नहीं करेगा जब तक आप अनुमति नहीं देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरीके की इनोवेशन से क्या फायदा हो रहा है, तो सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स में इंक्रीमेंट देखा गया है ना। लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट हो रही है, ठीक है, क्राउड फंडिंग जैसा और पीयर टू पीयर लैंडिंग वगैरह जो है आपका। इसके बाद जो एमएसएमईज हैं, है ना, उनको भी फाइनेंस मिल रहा है ना, ट्रेडिंग के लिए उनके इनवॉइसेस के बिहाफ पे। उसके बाद इंश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विसेज भी उनका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उनकी पहुंच लोगों तक बढ़ रही है, लोगों की पहुंच उन तक बढ़ रही है। इसके बाद क्रेडिट क्रिएशन में भी इनका अपना बहुत बड़ा योगदान है। अब जो है भारत के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले वर्चुअल बैंकिंग। देखिए बहुत दिनों से ये चर्चा भी हो रही है, अभी हमारे मंत्री जी ने बोला भी था कि ये बहुत अच्छी चीज है। ये मंत्री जी ने भी कई बार बोला है, और हमारे यहाँ नंदन जो आपके नीलकेड़ी जी हैं, वो भी जो है आपके, उन्होंने भी बोला था कि ये जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। तो लोगों को जो है बैंकों में फिजिकली जाना पड़ता है, तो ये सब जो है समय बचाएगा, पैसा बचाएगा, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, फायदेमंद है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्चुअल बैंकिंग वगैरह को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक को वर्चुअल बैंकिंग की जो वायबिलिटी है उसकी जांच करनी चाहिए और उपयुक्त प्रावधानों के साथ इस आयाम को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जो और भी लोग हैं बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी, तो जो आपकी फर्म काम कर रही है, क्रेडिट वगैरह फैसिलिटी दे रही है, तो उनको भी जो है वहां पर सुविधा प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, और वर्चुअल बैंकिंग स्टार्ट की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेटरी जो आपके बैरियर्स है उसको रिमूव करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट को अगर आप बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसे एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रुपे कार्ड के संदर्भ में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जैसे प्रोवाइड करता है बैंकों के लिए सुविधाएं, तो वैसे ही सुविधाएं ये जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेवल पे, रेफरेंस पे जो है फिनटेक्स फर्म्स को भी प्रोवाइड करे। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी के भी प्रावधान किए जाने चाहिए इनके संदर्भ में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कोई आपका किसी के पास पैसे हैं, कोई देना चाह रहा है, कोई इंडिविजुअल है, कोई बचत करता है ना, तो जो बैंकिंग सेक्टर के अलावा है, तो उनको भी जो है यहाँ पर इस मार्केट में जो है सहूलियत दी जानी चाहिए, ताकि वो भी यहाँ पर ऑपरेशन कर सके, यहाँ पर जो है कार्य कर सके, तो लोगों को वहां से आसानी से क्रेडिट जो है मिल जाएगी काम करने के लिए। इसके बाद वित्त मंत्रालय को भारत में जो ऋण वित्त पोषण का पूरा बाजार मॉडल है उसको विकसित करना चाहिए, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं आपकी, लैंडिंग एजेंसीज जो उधार वगैरह देती हैं, है ना, तो उनको बोलना चाहिए कि जो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करें। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई क्लेम करता है कि भैया मैंने बीमा कराया था, मेरी जो है फसल बर्बाद हो गई, तो वहां पर ड्रोन वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो जो आपका ब्लफ होता है, करप्शन, उसको खत्म किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज किया जा सकता है क्रॉप एरिया को देखने के लिए, उसमें डैमेज को देखने के लिए। वहां अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना, तो उसको पहले ही असेसमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट को जो है मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लफड़ा है इसमें, है ना। भूमि के जो आपके रिकॉर्ड है वो उसमें बहुत उलटफेर है। अब डिजिटल हो गया, लेकिन उसको और भी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन और जो है ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। और इस तरीके के काम को जो है बोला जा रहा है कि विद इन 3 इयर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करना चाहिए, इसमें हमको टाइमलाइन बताने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल जो आपकी पेमेंट्स या डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल सर्विसेज का पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, पहुंच बढ़ती जाएगी, तो वहां पर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट आएगा। तो हमको कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए वहां पर इन सब चीजों को
ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद इंडिया की एक्सपोर्ट पॉलिसी पे बात करेंगे जो राइस के लिए है। तो अभी जो है हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, इसलिए जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी और जो आपके टूटे चावल थे उनके निर्यात में बैन लगाया गया था। 2022 सितंबर में इंडिया ने बैन किया था एक्सपोर्ट ब्रोकन राइस का और इंपोज किया था 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो नॉन बासमती राइस में है। इसमें एक्सेप्शन था पार बॉइल्ड राइस, ठीक है ना, ताकि जो डोमेस्टिक हमारी सप्लाई है उसमें किसी भी तरीके का बॉटलनेक्स ना आए और उसमें जो आप देखें तो जो घरेलू आपूर्ति है उसमें कोई बाधा ना आए, अवरोध ना आए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बार खरीफ के सीजन में हमारे यहाँ जो है एरिया भी कम था जहां पर बुवाई हुई थी चावल की, और जो हमारे यहाँ उपलब्धता है वो कहीं कम ना हो जाए, उत्पादन कम हो, तो इसलिए इस तरीके के प्रावधान को अपनाया गया था। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि सबसे जो टूटा हुआ चावल है इसको जब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो इससे जुड़े उद्योगों पर पड़ेगा। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है पोल्ट्री फर्म्स वगैरह में, फर्म्स में, तो वो कहीं ना कहीं जो मीट मार्केट है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रीसेंट मार्केट में जो है, अगर आप देखेंगे तो रीसेंट टाइम पे मार्केट में इसीलिए प्रेशर देखा गया क्योंकि इसके जो एक्सपोर्ट था तो उसको बैन कर दिया, हमारे यहाँ सप्लाई बढ़ गई, तो जो मांग और आपूर्ति का जो आपका चक्र है वो असंतुलित हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का टेम्परेरी मेजर था ताकि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी को जो भी कंसर्न थे उसको मैनेज किया जा सके और हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा को जो है वो उसको क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि ये हमारा एसडीजी का गोल नंबर 2 भी है, जीरो हंगर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है कि नीड फॉर अमेंडमेंट इन रूल्स। तो अब जब हमारे यहाँ घरेलू आपूर्ति का चक्र विधिवत हो गया है तो यहां पर अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। तो सिग्निफिकेंट राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस जैसे ही संशोधन की प्रमुख आवश्यकताएं इसलिए है क्योंकि अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो टूटे हुए चावल की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पशु चारा में भी यूज होता है, पोल्ट्री फार्म, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जो है इसका डायरेक्टली रोल है ना। तो वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है तो इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। अब टूटे हुए चावल के निर्यात में पिछले 4 वर्षों में आप देखेंगे तो 43% की जो है यहां पर इंक्रीमेंट देखा गया। तो इसका मतलब ये कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर्स में इनकम होगी, तो हमारे यहां कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन होगा और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो अकाउंट है, वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा, धनात्मक उसमें प्रभाव देखा जाएगा और सरकार की भी राजस्व में वृद्धि होगी और ओवरऑल हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर धनात्मक प्रभाव देखा जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है ना, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2018-19 में, है ना। क्यों? क्योंकि फ्यूल का वहां से प्रोडक्शन करना था हमको। ठीक है, अब इसके दौरान क्या हुआ कि इसने ऐसा किया कि इंडिया ने अलाउ कर दिया जो ग्रेन बेस्ड आपका एथेनॉल था उसके लिए, जैसे आप अनाज है तो वो आप एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलाउ कर दिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी कि वो सेल कर सकता है राइस एथेनॉल प्लांट्स को। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि जो इसके अगेंस्ट में आया रिजल्ट कि हमारे यहाँ जितना उत्पादन होना चाहिए और जितनी मांग है वो असंतुलित हो गई। हमारे यहाँ जो मांग थी टोटल, है ना, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 2021-22 में 36 करोड़ लीटर की थी, लेकिन जो हमको प्रोवाइड किया गया और जिससे उत्पादन केवल 16.36 करोड़ लीटर की आपूर्ति के लिए हमको डिस्टिलरीज वगैरह जो होती हैं उन्होंने ब्रोकन राइस जो है प्रदान किया, किसके लिए, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो डिस्टिलरीज की जितना मांग थी उससे बहुत कम हुआ, उनको मांग कितनी थी 36 की और कितना हुआ 16.36, तो 50% भी उनकी मांग की पूर्ति नहीं हो सकी। ये सब डेटा है ना, ये यूज कर सकेंगे किसी आप आंसर में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा कि इस पे मेंस का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है नॉर्मल सी चीजें, इसको रीडिंग मार लीजिएगा। सीधी बात है, जब किसी चीज की आपूर्ति मार्केट में बढ़ जाएगी, है ना, तो उसकी कीमत कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। एक्सपोर्ट की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उससे इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जब जब फीड स्टॉक की कमी हो जाती है तो इसका रेट बढ़ जाता है, तो इसका पूरा का पूरा दबाव इससे जुड़ी जो भी इंडस्ट्री है उसमें देखा जाता है। रिटेल प्राइस अगर राइस का देखा जाए तो इसमें इंक्रीमेंट जो इंक्रीज हुआ है एवरेज 5 ईयर्स के हिसाब से 15.14% हुआ है। खरीफ सीजन 2022 के धान के रकबे और उत्पादन में जो संभावित कमी है 6% है और इस पे बोला जा रहा है। और घरेलू उत्पादन में अगर देखा जाए तो टोटल जो भी उत्पादन इस साल होना है वो बोला जा रहा है कि पिछले वर्ष के बराबर होने की उम्मीद है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है, पर ये अनुमान है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि घरेलू कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है चावल की कीमतों में। तो अगर चावल की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है,
तो इसके कारण भी जो गैर बासमती का निर्यात है तो उसमें 11% की वृद्धि के कारण जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ मांग और कम हो जाएगी तो कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती। वैसे भी ओवरऑल आप देखेंगे एफएमसीजी के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों की इनकम उस पर्सपेक्टिव में नहीं बढ़ रही है, तो लोगों की जिंदगी ईएमआई में निकल रही है। बहुत बड़ा सच है ये, है ना। जो प्रॉपर्टी आपको 5 लाख में मिलती थी आज उसी के लिए 70 लाख रुपए मांग रहे हैं। लेकिन जहां पर आपकी सैलरी 20,000 होती थी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी सैलरी आपकी? 1 लाख रुपए हो जाएगी, है ना। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और हमारे अर्थव्यवस्था में अब जो है स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की आवश्यकता है हमारी सरकार को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो रिलेटेड है एमसीक्यू से। सबसे पहला जो एमसीक्यू है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। विधायी शक्ति मतलब विधि बनाने की शक्ति। विधायी के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो जारी कर सकते हैं क्या, बताइए? अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो विधायी शक्ति हो गई, कानून बनाने की शक्ति हो गई एक तरीके से। इसी तरीके से 213 में देखेंगे तो राज्यपाल भी वहां पर क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश। ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं विधायी शक्तियों के संदर्भ में राज्यपाल के, तो उनके बारे में बताना कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो है राज्य विधानमंडल को उनके सत्र को आहूत कर सकते हैं, उनके सत्र का अवसान कर सकते हैं और राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह ये है यहाँ पर पूरी की पूरी पावर्स। ठीक है। उसके बाद जब भी आम चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन, तो उसके बाद जो पहला सेशन होता है और हर वर्ष का जो पहला सेशन होता है उसके आरंभ में ये राज्य का जो विधानमंडल होता है लेजिस्लेचर उसको संबोधित भी करते हैं। ठीक है। इसके एक तरीके से वो सरकार के कार्यों का ही बखान करते हैं लेकिन संबोधित करते हैं। इसके बाद जो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि मान लीजिए कोई भी विधायिका में लंबित विधेयक है तो राज्य विधानमंडल में, तो उसमें सदन को वो संदेश भेज सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, वो भी अधिकार इनको दिए गए। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि चुनाव आयोग के परामर्श से मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है और उसकी अयोग्यता का निर्धारण किया जाना है तो वहां पर ये निर्णय ले सकते हैं उनके अयोग्यता के प्रश्न पर। याद रखिएगा, है ना। लोकसभा स्पीकर यहाँ लेते हैं, वहां पर विधानसभा स्पीकर है, लेकिन यहाँ पर भी राष्ट्रपति और वहां पर भी राज्यपाल का रोल है ना। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें टॉमिस्टोमा एक स्पीसीज है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है, इंपॉर्टेंट है। अब पहला जो है यहाँ पर स्टेटमेंट की साइंटिफिक नेम जो है इनका टॉमिस्टोमा स्केलीगेली है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि लार्ज स्लेंडर स्नाउटेड क्रोकोडाइलिन स्पीसीज है ये और ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद ये कहां पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है, तो बोर्नियो और पेनिनसुलर मलेशिया और सुमात्रा में, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट वन की इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो ये इंडेंजर्ड है। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।